बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्मी रूम यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। एक दिन यूनिवर्सिटी की खूबसूरत और जवान लड़की को मेरे अस्पताल लाया गया, जिसकी टांगें रोड एक्सीडेंट में टूट चुकी थीं। मैंने उसका इलाज किया और जब वो होश में आई तो अपनी याददाश्त खो चुकी थी। कहने लगी, मैं कौन हूँ। उस नाजुक कली को देखकर मेरी नीयत खराब हो गई। मैंने उसे कहा कि तुम मेरी बीवी हो। फिर उसे घर लाकर रोज रात को उसके साथ बदकारी करता रहा। एक दिन मेरी जान निकल गई। पता चला कि ये तो मेरा नाम डॉक्टर नदीम है। ये उस वक्त की बात है जब मैं एक अस्पताल में नौकरी करता था। कुछ देर पहले ही मेरी शिफ्ट खत्म हो चुकी थी। मैंने अपना जरूरी सामान लिया और अस्पताल से बाहर निकलने लगा। तभी एक एम्बुलेंस तेज रफ्तारी के साथ अस्पताल की हदूद में दाखिल हुई थी। मैंने एक सरसरी सी नजर उस एम्बुलेंस पर डाली थी और फिर अपनी कार की तरफ बढ़ने लगा। वो एक सीरियस केस था। कुछ देर पहले एक लड़की कार के नीचे आ चुकी थी। उसकी दोनों टांगों से गाड़ी गुजर चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी टांगें बुरी तरह मुतासर हुई थीं। बहरहाल ऐसे मरीजों को ज्यादातर मैं ही हैंडल करता था, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा था। मैं वार्ड में पहुंचा, जहां सफेद चादर में लिपटा हुआ वजूद मेरे सामने था। नर्स उसे इब्तदाई इमदाद देते हुए मुझे उसकी सूरत हाल से आगाह कर रही थी। मैंने सरसरी तौर पर जब उसके चेहरे से कपड़ा हटाकर देखा तो देखता ही रह गया। यूं लगा जैसे मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। बस इतना ही याद रह गया कि वो खूबसूरत लड़की मेरे सामने मौजूद थी। खैर, मैंने उसका इलाज शुरू कर दिया। उसकी सर्जरी करते हुए मुझे 4 घंटे लग चुके थे। ऑपरेशन कामयाब होने के बाद मैंने एक नज़र बगौर उस लड़की को सर से पांव तक देखा। तकरीबन 22 साल की लड़की थी और इतनी सफ़ेद थी कि छूने पर भी मैली हो जाने का डर था। उसके चेहरे पर नील के निशान थे, जबकि उसके दिमाग पर भी चोटें लगी थीं। मैं तो बस उसमें खो चुका था। इस तरह की हसीन परियां तो मेरी कमजोरी थी, और इस लड़की को यूं अपने सामने बेहोश लेटा देखकर मेरी नीयत खराब होने लगी। मैं अपना जहन झटकने की कोशिश करता, मगर उसका सरापा तो मुझे कुछ और सोचने नहीं दे रहा था। उस वक्त वहां मेरे अलावा कोई मौजूद नहीं था। मैंने अपना हाथ उसके वजूद की जानिब बढ़ाना शुरू कर दिया। अभी उसका नर्मो नाजुक हाथ छुआ ही था कि उसके माथे पर बल पड़े। वो होश में आ रही थी। मैं ये देखकर घबराकर पीछे हटा। वो होश में आ चुकी थी और आंखें खोलकर आसपास देखते हुए बोली, मैं कौन हूँ? आप मेरे क्या लगते हैं? मुझे क्या हुआ? मैं अपनी टांगे हिला क्यों नहीं पा रही? उसका ये अंदाज देखकर मुझे उसकी दिमागी हालत का अंदाजा हो रहा था। जब टेस्ट करवाए तो ये बात सामने आई कि दिमाग चोट लगने की वजह से अपना माजी भूल चुका है। उसकी याददाश्त जा चुकी थी, और ये खबर सुनकर न जाने क्यों मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैं चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट सजाकर उसके करीब गया तो वो सहम कर पीछे हट गई। उसकी आंखों में अनजाना सा डर था। मैं उसके करीब गया और धड़कते दिल के साथ बोला कि सादिया, डरो मत, मैं तुम्हारा शोहर हूँ। ये अल्फाज मैंने डरते डरते अदा किए थे। वो तो गंग मुझे देखते ही रह गई। उसके चेहरे पर कई तासरात थे। मुझे तो ये खौफ आने लगा कि कहीं ये जान तो नहीं गई मैं झूठ बोल रहा हूँ। मगर अगले ही पल वो आगे बढ़ी और मेरे सीने से लिपट कर रोने लगी। उसका मेरे साथ जुड़ना था कि मैं हक्का बक्का रह गया। हैरत और खामोशी के मिले जुले तासरात पर बमुश्किल काबू पाए हुए मैं उसे तसल्लियां देने लगा। वो रोते हुए मुझसे इस हादसे की वजह पूछने लगी, तो मैंने मन गर्द किस्सा बनाकर उसे सुना दिया कि वो सड़क पार करते हुए पांव फिसलने की वजह से गिर गई और तभी गाड़ी उसकी टांगों से गुजर गई। यहाँ तक तो ठीक था, मगर उसके चेहरे पर नील के निशान और दिमाग पर गहरे जख्म के निशान अभी भी सवालिया निशान थे। मगर खैर, मुझे तो बगैर निकाह के बीवी मिल चुकी थी। मैं तो खामोशी से फूले नहीं समा रहा था। मैं उसे घर ले आया। उसकी तबीयत काफी खराब थी। वो तो सचमुच ही मुझे अपना शोहर समझ बैठी थी और बार बार मुझसे पूछती कि मेरा माजी बताएं, मैं कौन हूँ, मेरे माँ बाप कौन हैं, वगैरह वगैरह। मैं उसे हर बार टाल दिया करता और बस दिमाग पर ज्यादा जोर डालने से मना करता था। जैसे जैसे उसके चेहरे के जख्म बढ़ते जा रहे थे, वो और भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही थी। जो भी उसे देखता तो बस देखता ही रह जाता। अब वो हर बार मुझसे अपने माजी के बारे में पूछती। वो अपने माँ बाप बहन भाइयों का जिक्र करती। मैं उसे हर बार कुछ न कुछ कहकर टाल देता। आखिर एक दिन मैंने एक कहानी बनाई और उसे कहने लगा कि तुम्हारे वालिदैन एक एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं और तुम मेरी चचाजाद कजन थी। हम बचपन से ही एक दूसरे के साथ काफी अटैच थे, इसलिए उनके जाने के बाद मैंने तुम्हें अपनी बीवी तस्लीम कर लिया और हम दोनों मोहब्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। मेरी बीवी मेरी झूठी कहानी को तस्लीम करके सच मान बैठी थी।
मैं उसे अपनी बीवी मानकर बाहर भी ले जाने लगा था। उसकी याददाश्त अब कभी वापस नहीं आ सकती थी। इतना तो मैं जान ही चुका था। डॉक्टर ने कहा भी था कि ये दवाई जारी रखें, इससे इनकी याददाश्त वापस आ जाएगी। मगर मैंने उसे वो दवाई ना दी, क्योंकि मुझे वो ऐसी ही अच्छी लग रही थी। अगर उसकी याददाश्त वापस आ जाती तो सच खुलकर सामने आ जाता, जो कि मैं होने नहीं देना चाहता था। नदीम, आप मेरे शोहर हैं, मगर इसके बावजूद आपका लम्स मुझे बेचैन कर देता है। मेरे दिल की धड़कन इस कदर तेज हो जाती है कि मैं हाँफने लगती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप शोहर नहीं, कोई गैर महरम है। सादिया ने जब ऐसा कहा तो मैं हैरान रह गया। कैसा चालाक दिमाग था उसका। याददाश्त खो जाने के बावजूद उसे सिग्नल दे रहा था कि ये मेरी बीवी नहीं है। मैंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मेरी इतनी मोहब्बत और अपनायत के बावजूद तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। ये तो सरासर नाइंसाफी है मेरे साथ। इतना सुनकर वो तड़प उठी और फौरन मुझे अपने हसार में लेकर कहने लगी कि मेरा मकसद आपको नाराज करना नहीं था, बस मुझे कुछ याद नहीं, इसलिए मुझे आपका करीब आना उलझा देता है। उसकी इन बातों के बावजूद मैं बगैर निकाह के उसके साथ ताल्लुक कायम कर चुका था। अब वो मेरी बीवी होने के हकूक पूरे कर रही थी। घर की जिम्मेदारी उसने अपने सर ले रखी थी और वक्त पर मुझे तमाम तर अशिया मुहैया करती थी। मैं शुरू शुरू में उस पर अपनी जान निछावर करता रहा। रोजाना उसके लिए फूल लाता, कोई न कोई गिफ्ट उसे जरूर देता। उसका हुस्न मेरी मलकियत था और यही बात मुझे मगरूर कर चुकी थी। एक दिन जब मैं अस्पताल गया तो वहाँ एक नई नर्स भर्ती हुई थी, जो सादिया से भी ज्यादा खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत कि मैं सादिया को भी भूल चुका था। धीरे धीरे मैं उस नर्स की जानब मायल होने लगा और सादिया से मेरा दिल उठ चुका था। मेरे तो ख्वाबों ख्यालों में सिर्फ वही नर्स घूम रही थी। मैं घर भी लेट आने लगा था और सादिया से भी उखड़ा उखड़ा रहने लगा था। सादिया के दिल में मेरी खातिर यूं ही मोहब्बत थी। वो सारी सारी रात बैठकर इंतजार करती थी और मैं वहां उस नर्स को फांसने के चक्कर में लगा रहता था। वो मछली भी मेरे जाल में फंस चुकी थी। बस अब मुझे मौके का इंतजार था। एक रोज जब मैं घर वापस आया तो जो मंजर देखा वो देखकर मैं चौंक गया। सादिया किचन में गिरी हुई थी। न जाने वो कब से बेहोश थी। उसे इस हालत में देखकर मेरी जान निकली थी। फौरन उसे उठाया और अस्पताल लेकर चला आया। उसका ब्लड प्रेशर बहुत लो था और घर में मेडिसिन भी मौजूद नहीं थी। मैंने जब वहां उसका चेकअप किया तो जो बात सामने आई वो देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। सादिया तो हामला हो चुकी थी और उसकी तबीयत खराब भी इसी वजह से हुई थी। मैं तो अपना सर पकड़कर बैठ चुका था। आखिर ये कैसे हो सकता था? बगैर निकाह के नाजायज बच्चा। कम अज कम मैं उस वक्त किसी बच्चे का बाप बनने के मूड में नहीं था। सादिया तो मेरी बीवी भी नहीं थी, ये तो सिर्फ वक्त गुजारी के लिए एक सामान थी। मैंने इस बारे सादिया को कुछ न बताया और गर्मी की वजह से बेहोश होने का कहकर उसे वापस लेकर आ गया। उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई थी। खैर, सादिया को घर छोड़कर अगले दिन मैं दोबारा अस्पताल चला गया और बस इसी सोच में मगन रहा कि सादिया और उस बच्चे से कैसे जान छुड़वाई जाए। आखिरकार मैं एक नतीजे पर पहुंच ही गया। जब वापस आया तो घर का नक्शा बदला हुआ था। सादिया ने खुशी से पूरे घर को फूलों से सजा रखा था और मेरे आते ही उसने ड्रेसिंग टेबल पर फूलों के बीच रिपोर्ट रखी थी। मेरे दिल को एक दचका सा लगा था। मैं सब कुछ जानते बूझते भी लाइल्मी का इजहार करता हुआ जब ड्रेसिंग टेबल के पास गया और रिपोर्ट को उठाया तो मेरे होश उड़ गए। जिस खबर को मैंने सादिया से छुपा रखा था आज वो खुलकर सामने आ चुकी थी। ये न जाने किस मनहूस ने रिपोर्ट घर तक पहुंचा दी थी। मुझे मिलती तो मैं वहीं फाड़कर फेंक देता। मैं तो आज इसके लिए कुछ ऐसी मेडिसिन लेकर आया था जिसको खाने के बाद ये हमल खत्म हो जाता, मगर ये तो बड़ी मुसीबत हो चुकी थी। मैं खुश नहीं था, मगर इसके बावजूद सादिया को देखकर मुझे मुस्कुराना पड़ा और खुशी का इजहार करना पड़ा। वो मुझसे लिपट कर खुश थी कि वो माँ बनने वाली है, जबकि मैं न चाहते हुए भी मुस्कुरा रहा था कि उसने मुझे इतनी खुशी दी है कि मैं सोच भी नहीं सकता और मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। जबकि अंदर ही अंदर मैं जल्द अज जल्द उससे जान छुड़वाने की तरकीब सोच रहा था। मैंने उसी रात बहाने से सादिया को वो दुआ देने का सोचा, मगर जूं ही उसे दूध के साथ दवाई देने लगा तो वो कहने लगी कि मैं दवा नहीं ले सकती। मैंने इंटरनेट पर सर्च कर लिया है जिसके मुताबिक इस हालत में कोई भी दवा नहीं खाते, वरना बच्चे पर असर होता है। उसकी तेज दिमागी को देखकर मेरा दिल चाहा कि अभी इसका गला दबा दूं। बहरहाल ये तो मैं सोच चुका था कि अब सादिया के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि वो मेरे पास अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी थी। मुझे तो अपना अगला शिकार वो नर्स मिल चुकी थी। ये सादिया मेरी जिंदगी में पहली लड़की नहीं थी,
इससे पहले भी कई लड़कियां मेरी जिंदगी में आ चुकी थीं। कुछ तो मेरी पूर्वकार शख्सियत देखकर ही खुद खींची चली आती थीं, जिन्हें मैं टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया करता था। उसी रात मैंने फैसला किया कि मैं सादिया को छोड़कर दुबई चला जाऊंगा। कुछ अर्सा वहां रहूंगा और फिर वापस आ जाऊंगा। ये इस घर में कब तक अकेली रहेगी, फिर जहां मर्जी भटकती रही, मुझे क्या। उस रात सादिया मुझसे लिपटकर अपने दिल की बातें कर रही थी, जबकि मैं इस मुल्क को छोड़कर जाने का इरादा कर रहा था। जैसे ही सादिया सोई तो मैंने अपना सारा सामान पैक किया और उठाकर घर से जाने लगा। अभी कमरे से कदम बाहर निकाला ही था कि सादिया उठ बैठी और गौर से मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी कि नदीम, आप कहाँ जा रहे हैं, वो भी इस वक्त, मुझे अकेला छोड़कर। मैंने एक नजर उस पर डाली और फिर बगैर जवाब दिए ही आगे बढ़ने लगा। वो रुहानसी होकर मेरे पीछे दौड़ी और कहने लगी कि आप मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा सकते हैं, मैं यहाँ पर तनहा कैसे रहूंगी। मगर मैंने हकारत से उसकी जानब देखा और बोला कि तुम मेरी जरूरत का फकत सामान थी, अब चाहे जियो या मरो, मुझे कोई परवाह नहीं। सादिया तो साकत खड़ी मुझे देखे जा रही थी। इतना कहकर मैं घर से निकल चुका था और मेरे पीछे सादिया गश खाकर गिर चुकी थी। मैं उसी रात दुबई की फ्लाइट लेकर दुबई पहुंच चुका था। दुबई जाकर मैं काफी खुश था। हर तरह का दबाव मेरे जहन से निकल चुका था। चंद ही रोज में सादिया को मुकम्मल तौर पर भूल चुका था और अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुका था। न जाने सादिया पीछे जिंदा भी थी या मर चुकी थी, मुझे इसके बारे में कुछ इल्म नहीं था। कुछ अरसा यूं ही गुजर गया और मैं वहां पर बहुत सारी लड़कियों के साथ घूमता फिरता रहा और अयाशी करता रहा। आखिरकार 5 साल गुजरे तो मुझे वापस पाकिस्तान आने की सूझी। वहां पर भी मैंने एक प्राइवेट अस्पताल में जॉब शुरू कर दी थी और अब छुट्टियां लेकर पाकिस्तान का एक चक्कर लगाना चाहता था। मैंने जब पाकिस्तान में कदम रखा तो एक बार फिर वो मासूम सी सादिया मुझे याद आने लगी, जब मैंने सादिया को यहाँ पर अकेले छोड़ा था। खैर, मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वो कौन सा अब जिंदा होगी, अगर होगी तो मेरे घर में नहीं होगी। ये सोचकर मैं मुस्कुराया और घर की तरफ जाने लगा। जब घर पहुंचा तो मेरी सोच के मुताबिक घर खाली था। वहां पर सादिया का नामो निशान भी मौजूद नहीं था। उस घर की एक एक चीज वैसे ही पड़ी हुई थी। अभी घर में आए हुए मुझे कुछ देर ही हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं नहाकर बाथरूम से निकला और यूं ही टॉवल में लिपटा हुआ दरवाजा खोलने के लिए जाने लगा। जब गेट खोला तो सामने खड़ी लड़की को देखकर मेरे होश उड़ चुके थे। ये तो सादिया थी, मगर वो मासूमियत और भोला बाला चेहरा न था, बल्कि एक मजबूत लड़की मेरे सामने खड़ी थी। और वो उस वक्त अकेली नहीं थी, उसके साथ एक मर्द और चंद पुलिस ऑफिसर भी थे। मैं सादिया को देखकर हक्का बक्का हो चुका था और पुलिस ऑफिसर को देखकर तो वैसे भी मेरी जान निकल रही थी। मैंने सादिया को देखा और हैरानगी से बोला कि सादिया, तुम यहाँ। इतना कहना था कि सादिया ने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया और बोली, घटिया जलील इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा घिनौना खेल खेलने की। तुम तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो। इंसान तो वो होता है जिसमें इंसानियत हो, जिसे दूसरे शख्स की इज्जत करनी आती हो। मगर तुम तो जानवरों से भी बदतर निकले। तुम्हें एक लड़की मिली जिसकी याददाश्त खो चुकी थी और तुमने उसे अपनी बीवी कहकर नाजायज ताल्लुकात कायम किए। क्या तुम खुद को मुसलमान कहते हो? तुम तो जानवर कहलाने के भी लायक नहीं हो। मैं सर झुकाए खड़ा था क्योंकि शायद सादिया की याददाश्त वापस आ चुकी थी और वो पुलिस ऑफिसर मेरा गिरेबान पकड़ चुके थे। मैं सादिया को देखकर उससे माफी मांगना चाहता था और कहने लगा कि मुझे माफ कर दो। दर हकीकत मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करने लगा हूँ, इसलिए दुबई से वापस आया हूँ कि तुमसे शादी करके इस रिश्ते को हलाल कर सकूं। उस वक्त मुझे यही बहाना सबसे अच्छा लगा था, मगर उसी वक्त साथ खड़ा मर्द मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारकर बोला, ये औरत मेरी बीवी है जो तुम्हारे पास बतौर अमानत आई थी और तुमने इसके साथ। वो इतना ही कहकर गिन खाते हुए अंदाज में मुझे घूरने लगा। मैं तो उस लड़की के माजी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। वो कौन थी, कहाँ से आई थी? मेरे लिए तो बस अपना मतलब पूरा करना जरूरी था। वो तो शादीशुदा थी और वो पुलिस ऑफिसर दोनों उस लड़की के चचा थे। वो एक मजबूत घराने से ताल्लुक रखती थी। सादिया का असल नाम हिना था। वो एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी और अपने चचा जाद के साथ मोहब्बत की शादी भी कर चुकी थी। और ये हादसा भी एक रोज उसे यूनिवर्सिटी जाते वक्त पेश आया था, जब रोड क्रॉस करते वक्त एक गाड़ी ने इसकी टांगे कुचल डाली थी। उसकी याददाश्त उसी रोज वापस आ चुकी थी जब मैं पाकिस्तान छोड़कर दुबई गया था। उसे मेरे ऐसा करने पर शदीद धचका लगा था। वो बेहोश होकर गिरी तो उसका सर दीवार से लगा था। 2 दिन तक यूं ही बेहोश पड़ी रही। आखिर जब होश आया तो सारी हकीकत जानकर वो कितनी ही देर रोती रही। उसके वालिद मौजूद न थे, जबकि शोहर और चचा पुलिस ऑफिसर उसे ढूंढने में सर तोड़ कोशिश कर रहे थे।
आखिर एक दिन किसी ने बता दिया कि सादिया नाम की लड़की फलां घर में देखी गई है, जो कि हिना ही लगती है। यूं वो सादिया तक पहुंच चुके थे। मेरा उसे बीवी बनाकर धोखा देना सच में मुझे खुद से घिन आने लगी थी। इस बार मैंने सादिया से सच्चे दिल से माफी मांगी, मगर उसके शोहर ने मुझे गिरेबान से पकड़कर घसीटते हुए गाड़ी में डाल दिया। मैं शर्मिंदा था, खुद को कोस रहा था, लेकिन मेरी इस हवस और गलत सोच ने न सिर्फ मुझे जेल में चक्की पीसने पर मजबूर किया, बल्कि मुझसे मेरी नौकरी भी छिन चुकी थी। अब सिवाय पछतावे के मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। मजीद इस तरह के अच्छे अच्छे वाकयात सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इल्मी रूम को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।